स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे 11वीं क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नागरिकता के बारे में। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि नागरिकता का जो मेरा टॉपिक था एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी है, ठीक है, जो भारत की राज्य व्यवस्था है, उसका मैंने आपको बताया था कि मेरा नागरिकता से संबंधित मैंने टॉपिक जो है अपलोड कर दिया था। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा। ठीक है। आशा करता हूँ आपको वो लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है। और मैंने डिटेल से वहाँ आपको समझाया था कि नागरिकता हम किस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 की मैंने वहाँ डिस्कस किया। और मित्रों आज हम चर्चा करने वाले हैं लेक्चर 7 की यानी अध्याय जो 7 है राष्ट्रवाद के बारे में। ठीक है। आज हम नेशनलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर भी जरूर क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या करा, पहले हम ये देख लेते हैं इस अध्याय में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। तो क्या करा, इस अध्याय में हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों की जानकारी हासिल करेंगे। यानी मित्रों जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो राष्ट्र और राष्ट्रवाद की जो हम बात करते हैं वो ना तो प्राचीन इतिहास में था और ना ही मध्यकालीन इतिहास में। यह तो जब आधुनिक काल में तब पनपा जब अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो है उपनिवेशवाद लाया गया। ठीक है। और जब भारत के संसाधनों का उन्होंने भरपूर शोषण किया तब जाकर के जो है लोगों में भारत के प्रति निष्ठा जगी और तब जाकर के भारत में राष्ट्रवाद पनपा। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों की जानकारी इस अध्याय में हासिल करेंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। हमारे लिए यहाँ ये समझने का अधिक महत्व नहीं है कि राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, इससे जुड़े कार्य क्या हैं, बल्कि हमारे लिए राष्ट्रवाद के बारे में सावधानीपूर्वक सोचना और इसके साथ इसमें निहित अधिकारों और आकांक्षाओं की परख करना महत्वपूर्ण होगा। यानी मित्र क्या करा है कि हम राष्ट्रवाद के बारे में, राष्ट्रवाद के इस लेसन में हम इस बात पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, किस पर, कि राष्ट्रवाद से संबंधित जो कौन कौन से अधिकार हैं और हमारी कौन कौन सी आकांक्षाएं होती हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। और देखो क्या करा है, इस अध्याय के अध्ययन मनन से हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझने, राष्ट्रवाद की शक्ति और सीमाओं को स्वीकार करने और लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के बीच संबंध सुनिश्चित करने की जरूरत को स्वीकार करने में समर्थ हो सकेंगे। यानी मित्रों क्या करा है, इस अध्याय से हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा है, ठीक है, जो उसकी विचारधारा है उसको हम समझेंगे। दूसरा हम राष्ट्रवाद की शक्ति और सीमाएं कौन कौन सी होती है उसको हम समझेंगे। इसके अलावा हम लोकतंत्र और राष्ट्रवाद, ठीक है, जो हमारा डेमोक्रेसी और जो नेशनलिज्म है उन दोनों के बीच क्या संबंध है उसके बारे में भी हम यहाँ अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रवाद के परिचय से, यानी राष्ट्रवाद की परिचय हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, देखो सुनो, कह रहा है कि राष्ट्रवाद शब्द के प्रति आम समझ क्या है, यानी आम लोग क्या समझते हैं राष्ट्रवाद का मतलब है। कह रहा अगर मोटे तौर पर जनता की राय लें तो हम इस सिलसिले में देशभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज, देश के लिए बलिदान जैसी बातें सुनेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है। यह प्रतीक सत्ता और शक्ति के साथ विविधता की भावना को भी प्रदर्शित करता है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि अगर हम आम जनता से पूछेंगे ना कि भैया आप क्या समझते हो राष्ट्रवाद के बारे में, तो वो क्या जवाब देंगे, वो कहेंगे कि मैं मेरे देश के प्रति निष्ठा रखता हूँ, ठीक है, मेरे में देशभक्ति है, मैं मेरे देश का जो संविधान है, देश का जो राष्ट्र ध्वज है उसका मैं आदर करता हूँ। ठीक है। और कहता है कि दिल्ली में जो हम परेड करते हैं गणतंत्र दिवस पर, तो वो भी हमारे भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है। ठीक है। और देखो क्या कह रहा है कि कई लोग इस विविधता को भारतीय राष्ट्र से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाने की कोशिश करें तो पाएंगे कि राष्ट्रवाद की सुस्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा करना आसान नहीं है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि अगर अपन गहन रूप से अध्ययन करें ना कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, राष्ट्र का मतलब क्या है, तो हम इसकी जो है एक जो है सर्वमान्य परिभाषा हम इसकी नहीं दे सकते कि हाँ ये परिभाषा होगी राष्ट्रवाद की। और देखो आगे क्या कर रहा है, कहता है इसका यह मतलब नहीं कि हमें अपना प्रयास छोड़ देना चाहिए, राष्ट्रवाद का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है कि वैश्विक मामलों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी मित्रों क्या कर रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है कि वैश्विक जो मामले होते हैं ना, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कोई मामले हो या कई बार युद्ध से संबंधित मामले हो जाते हैं। ठीक है। और आपने भी जब एग्जाम्पल देखा होगा कि जब हमारे पाकिस्तान ने, यानी जब पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने जब भारत के जब जवानों को, यानी जब जवानों पर हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो उस जम्मू कश्मीर के हमले में जब हमारे जवान मारे गए तो उसके खिलाफ जब भारत ने जब वहाँ पे जो है उस पाकिस्तान के अंदर जब उसने हवाई हमले किए, तो हवाई हमले के दौरान जो है जब हमारा एक लेफ्टिनेंट कमांडर था जब वो पकड़ा गया तो उसके खिलाफ देखो कितना जो है पूरा देश एकजुट हो चुका था। ठीक है। और मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि एक दो तीन दिन तक तो वही मामला जो है लोगों के दिमाग में एक छवि बना रहा था। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि
कई बार यह जो है वैश्विक मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखो आगे क्या कहता है, कह रहा है पिछली 2 शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है जिसने इतिहास रचने में योगदान दिया है। क्या करा है कि पिछली 2 शताब्दियों में यानी 200 वर्षों में राष्ट्रवाद एक ऐसे सिद्धांत के रूप में यहाँ पे उभर करके आया है जिसने जो इतिहास बनाया है। ठीक है, और मैंने पहले ही आपसे चर्चा की कर दी थी शुरुआत में कि जब हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया तो उसके खिलाफ हमारे देश में कितना जो है जोरदार तरीके से राष्ट्रवाद पनपा था। इसने उत्कट निष्ठाओं के साथ साथ गहरे विद्वेषों को भी प्रेरित किया। इसने जनता को जोड़ा तो विभाजित भी किया। इसने अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने में मदद की तो इसके साथ ये विरोध कटुता और युद्धों का कारण रहा। यानी मित्रों ये कह रहा है कि राष्ट्रवाद के कारण जो है हमारे देश में जो लोग थे वो आपस में जुड़े, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के हो। ठीक है, लेकिन लोगों ने जो है लेकिन भारत में जो विभाजन भी हुआ। ठीक है, राष्ट्रवाद के कारण भारत में विभाजन भी हुआ आगे जा करके। और आगे कहता है कि इसने जो अत्याचारी जो शासन था यानी अंग्रेजों का जो शासन था उससे हमारे देश को मुक्ति दिलाई, लेकिन विरोध भी हुआ। ठीक है, और युद्ध भी हुए। यानी प्रत्येक चीज़ के यहाँ पे 2 पहलू बताए जा रहे हैं। और देखो आगे क्या कहता है, कह रहा है साम्राज्यों और राष्ट्रों के ध्वस्त होने का यही भी कारण रहा है राष्ट्रवादी संघर्षों ने राष्ट्रों और साम्राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण में योगदान दिया है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राष्ट्रवादी जो संघर्ष होते हैं उन्होंने अन्य राष्ट्रों की, ठीक है, और एक से अधिक राष्ट्र जो होते हैं, जो देश होते हैं, उनकी सीमाओं का भी निर्धारण इसने किया है। आज भी दुनिया का एक बड़ा भाग विभिन्न राष्ट्र राज्यों में बटा हुआ है। हालांकि राष्ट्रों की सीमाओं के पुनर्संयोजन की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और मौजूदा राष्ट्रों के अंदर भी अलगाववादी संघर्ष आम बात है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि वर्तमान में जितने भी राष्ट्र हैं उसके अंदर भी वर्तमान में भी अलगाववादी जो है संघर्ष होते रहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में भी होता है जम्मू कश्मीर को लेकर के। और राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजर चुका है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी के यूरोप में इसने कई छोटी रियासतों के एकीकरण से 72 राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। मित्रों ये कह रहा है कि राष्ट्रवाद ने जो है एक बड़े राज्यों का निर्माण भी किया, जैसे छोटे छोटे रियासतों को मिला करके एक बड़े राज्य का निर्माण किया गया, वैसे भारत में भी किया गया। और आज के जर्मनी और इटली का गठन एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की इस प्रक्रिया के जरिए हुआ था। लातिनी अमेरिका में बड़ी संख्या में एक नए राज्य भी स्थापित किए गए थे। ठीक है, और कहता है राज्य की सीमाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ स्थानीय निष्ठाएं और बोलियां भी उत्तरोत्तर राष्ट्रीय निष्ठाओं और सर्वमान्य जन भाषाओं के रूप में विकसित हुई। नए राष्ट्रों के लोगों ने एक नई राजनीतिक पहचान अर्जित की जो राष्ट्र राज्य की सदस्यता पर आधारित थी। पिछली शताब्दी में हमने अपने देश को सुदृढ़ीकरण की ऐसी ही प्रक्रिया से गुजरते देखा। क्या करा मित्रों, ये कहता है कि राष्ट्रवाद के कारण जो है बहुत छोटी छोटी रियासतों ने मिलकर के एक बड़ी राज्य का निर्माण किया। और कह रहा है कि जो लैटिन अमेरिका का जो निर्माण हुआ वो भी इसी जो है प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। और आगे कहता है कि नए राष्ट्र के जो लोगों ने एक अपनी पहचान अर्जित की है, यानी नए राष्ट्र के जो लोग हैं उन्होंने अपनी अलग से पहचान अर्जित की है जो राष्ट्र राज्य की सदस्यता पर आधारित थी। और देखो आगे क्या कहता है लेकिन राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन के हिस्सेदार भी रहे। बिल्कुल सही बात है कि बेशक राष्ट्र राज्य यानी बेशक छोटे छोटे रियासतों से और छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के हमने बड़े राज्य का निर्माण किया, लेकिन जो राष्ट्रवाद है ना, उस राष्ट्रवाद के कारण जो है बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन भी हुआ। जैसे आपने सुना होगा यूएसएसआर का जब पतन हुआ, जब रूस में वो टूटा। ठीक है, तो वही बात करें यूरोप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रेलियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इनके साथ एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन के मूल में राष्ट्रवाद ही था। यानी मित्रों कह रहा है कि ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली साम्राज्य का जब विघटन हुआ तो क्यों इनका विघटन हुआ, इनका विघटन का एक ही कारण था और वो था राष्ट्रवाद। कहता है भारत तथा अन्य पूर्व उपनिवेशों के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने के संघर्ष भी राष्ट्रवादी संघर्ष थे। ये संघर्ष विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्र राष्ट्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा से प्रेरित थे। बिल्कुल वही बात मित्रों मैंने जो आपको बताई कि उपनिवेशी शासन के दौरान जब हमने भारत देश में जब आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसी की कह रहे कि जो आंदोलन हुआ ना वो एक राष्ट्रवाद का ही परिणाम था। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब मित्रों यहाँ पे बात बताई जा रही है कि राष्ट्रवाद का मतलब समझाया जा रहा है और राष्ट्रवाद की अवधारणा की बात बताई जा रही है कि राष्ट्रवाद कैसे किसी देश में पनपा था, उसके क्या क्या जो है परिणाम होते हैं। और देखो आगे क्या कह रहा है, राष्ट्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया भी जारी है। ठीक है, 1960 के दशक से ही सीधे तौर पर सुस्थिर राष्ट्र राज्य की ये कुछ राष्ट्र राज्य भी कुछ समूह या अंचलों द्वारा उठाई गई राष्ट्रवादी मांगों का सामना करते हैं। क्या कह रहा है मित्रों कि राष्ट्रों की जो सीमा है ना, वो सीमाएं आज भी जो है पुनर्निर्धारित की जा रही है। ठीक है, और इन मांगों में पृथक राज्य की मांग भी शामिल है, यानी पृथक राज्य की मांग भी शामिल करते हैं लोग राष्ट्रवाद के कारण। आपने भी सुना होगा कि जब 1984 में भारत देश में दंगे भड़के तो उस समय खालिस्तान की मांग उठी थी। इसके अलावा आज भी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य होते हैं वो कई जैसे बोडो जनजातियाँ होती है वो अलग से अपने राज्य की निर्माण यानी अलग से अपने राज्य की निर्माण करने की मांग करती है। ठीक है, और देखो आगे क्या कहता है, आज दुनिया के अनेक भागों में हम ऐसे राष्ट्रवादी संघर्षों को देख सकते हैं जो मौजूदा राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए खतरे पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, भारत में भी ऐसा ही है कि भारत की जो संप्रदाय जो एकता है उसके खिलाफ जो है ये जो राष्ट्रवाद होता है कई बार खतरा उत्पन्न करता है,
क्योंकि अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग जनजातियों के लोग अलग से राज्य की मांग करते हैं, कई बार अलग से देश की भी मांग करने लगते हैं। और देखो आगे क्या कहता है, ऐसे पृथकतावादी आंदोलन अन्य जगहों के साथ साथ कनाडा के क्यूबेक वासियों, उत्तरी स्पेन के बास्क वासियों, तुर्की और इराक के कुर्दों तथा श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। मित्रों यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ऐसे जो आंदोलन होते हैं ना, जो अलगाववादी आंदोलन होते हैं, वो बहुत से संप्रदायों, बहुत से लोगों के द्वारा चलाए भी जा रहे हैं, जिसमें जो उत्तरी स्पेन के बास्कवासी हैं और तुर्की और इराक के जो कुर्द समुदाय हैं वो भी चला रहे हैं। भारत के कुछ समूह भी राष्ट्रवाद की भाषा बोलते हैं। आज अरबी राष्ट्रवाद के तमाम अरबी देशों को एक अखिल अरब संघ एकताबद्ध करने की उम्मीद पाल सकता है, लेकिन बास्क या कुर्द जैसे पृथकतावादी आंदोलन तो मौजूदा राज्यों के विघटन के लिए ही संघर्षरत है। यानी मित्रों ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो बास्क हैं, जो कुर्द निवासी हैं, वो जो देश बना हुआ ना, उस देश का विखंडन ही वर्तमान में करने पर तुले हुए हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, कहता है हमारे बीच इस सवाल पर सहमति हो सकती है कि दुनिया में राष्ट्रवाद आज भी प्रभावी शक्ति है। यानी मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम इस बात पर सहमत भी हो सकते हैं, किस बात पर, कि जो राष्ट्रवाद है ना वो आज भी देश में प्रभावी शक्ति है। और लेकिन राष्ट्र या राष्ट्रवाद जैसे शब्दों की परिभाषा के संबंध में किसी सहमति पर पहुंचना बहुत कठिन है। आखिर राष्ट्र क्या है? यानी मित्रों फिर कह रहा है कि राष्ट्रवाद की हम परिभाषा नहीं दे सकते, और पूछ रहा है कि आखिर राष्ट्र क्या है, लोग राष्ट्रों का निर्माण क्यों करते हैं और राष्ट्र क्या करने की तीव्र इच्छा जगाते हैं, आज अपने राष्ट्र की खातिर त्याग करने और प्राण तक न्यौछावर करने के लिए क्यों तैयार रहते हैं। यानी मित्रों वही राष्ट्रवाद की बात आती है कि हम जो है अपने प्राण तक न्यौछावर करने की जो है, यानी अपना प्राण न्यौछावर करने पर हम तत्पर रहते हैं, हम आतुर रहते हैं अपने राष्ट्र के लिए। ठीक है, तो ये एक देशभक्ति है। और देखो आगे क्या कहता है, राष्ट्रत्व यानी देशभक्ति के दावे राज्यत्व, राजकीय शक्ति के दावों से क्यों और कैसे जुड़ जाते हैं। क्या राष्ट्रों को पृथक रहने या राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है? क्या पृथक राज्यत्व को स्वीकार किए बगैर राष्ट्रवाद के दावे को तुष्ट किया जा सकता है? इस अध्याय में हम इन सभी से कुछ मुद्दों की पड़ताल करेंगे। यानी मित्रों इन सभी के बारे में कह रहा है कि राष्ट्रवाद जो होता है ना, यानी देशभक्ति राजकीय शक्ति के साथ कैसे जुड़ती है। ठीक है, और भी आगे कहता है कि जो पृथक राज्यत्व है, यानी जो राज्य की जो शक्ति है उसको स्वीकार किए बगैर क्या राष्ट्रवाद जो है उसको, यानी क्या राष्ट्रवाद फिर उसका निर्माण किया जा सकता है। तो इसी की हम जो इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। और देखो आगे क्या कह रहा है कि ये लड़की पूछ रही है, भूमंडलीकरण के इस दौर में दुनिया सिकुड़ रही है, हम एक विश्वग्राम में रह रहे हैं, राष्ट्र अब अप्रासंगिक हो चल रहे हैं। यानी मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आज के समय में जो है ग्लोबलाइजेशन हो गया है, वैश्वीकरण है। ठीक है, और एक देश यानी दुनिया में जितने भी देश है वो सभी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, ठीक है, जो देशभक्ति की जो विचारधारा है वो वर्तमान में जो है अप्रासंगिक बताई जा रही है। ठीक है, देखो लेकिन ये क्या कह रहा है लड़का, ऐसा नहीं है, राष्ट्रवाद अब भी प्रासंगिक, यानी आज भी जो है राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को जहाँ पे रेलिवेंट बताया जा रहा है। आप इसे तब देख सकते हो जब भारतीय क्रिकेट टीम बाहर खेलने जाती है, या तब जब हम बाहर बसे हुए भारतीयों को बॉलीवुड की फिल्में देखते हुए पाते हैं। बिल्कुल मित्रों क्या करें, ये लड़का कह रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है कि भैया ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद आज खत्म हो गया है, अब भी राष्ट्रवाद बना हुआ है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, जब हमारी इंडिया की क्रिकेट टीम बाहर खेलने जाती है और जब हम जो है हमारे देश में बैठे बैठे मैच देखते हैं, यानी हमारे देश के प्रति हमारा लगाव है, हमारी क्रिकेट टीम के प्रति हमारा देशभक्ति है, हमारा लगाव है। और जो हमारी फिल्में देखते हैं लोग, ठीक है, जो दूर देश में बैठे हैं, तो उसके भी जो है यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि यहाँ जो है राष्ट्रवाद अभी भारत में और बरकरार रहा है। और फ्रेंड्स आगे क्या कहता है, देखो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में। तो देखिए क्या कर रहा है, राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है। यानी मित्रों क्या कर रहा है, राष्ट्र जो है ना वो एक समूह नहीं है जनता का। जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे, कहाँ पे हमने बात की थी, संघ व्यवस्था के बारे में, यानी जब हम फेडरल सिस्टम की, संविधान की बात कर रहे थे एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लेक्चर में, तब भी मैंने आपको बताया था, ये संदर्भ कुछ आया था, यहाँ से लिंक आप उसको कर सकते हो क्या, कि भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया था। ठीक है, कि हम जो है भारत का निर्माण करते हैं, यानी भारत के जो जितने भी राज्य हैं उन राज्यों ने मिलकर के भारत का निर्माण नहीं किया। एक तो हमने ये बात सुनी थी, और दूसरी बात हमने इस बात की चर्चा की थी कि भारत के किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो उसी प्रकार से ये करेगी, राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है, लेकिन यह मानव समाज में पाए जाने वाले अन्य समूहों अथवा समुदायों से अलग है। ठीक है, यह परिवार से भी अलग है। परिवार तो प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित होता है, जिसका प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखता है। यानी मित्रों परिवार की तुलना की जा रही है यहाँ राष्ट्र से। ये कह रहा है कि राष्ट्र जो है ना वो परिवार नहीं है, परिवार से अलग है। जिस प्रकार परिवार में जो है जितने भी व्यक्ति होते हैं उनमें एक मधुर संबंध होता है, जुड़ाव होता है, उसमें एक भ्रातृत्व, एक जो है बंधुत्व की वहाँ भावना पाई जाती है। तो कह रहा है ये जनजातीय, जातीय और अन्य सैगोत्रीय समूहों से भी अलग है। यानी राष्ट्र की यहाँ पे जो है सभी से अलग बात बताई जा रही है। इन समूहों में विवाह और वंश परंपरा सदस्यों को आपस में जोड़ती है। इसलिए यदि हम सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं भी जानते हों, तो भी जरूरत पड़ने पर हम उन सूत्रों
को ढूंढ निकाल सकते हैं जो आपस में जोड़ते हैं। मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो जिस प्रकार परिवार में हम जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और परिवार में एक दूसरे का संबंध होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो है चाहे वंश के माध्यम से हो या रिश्तों के माध्यम से संबंध होता है, लेकिन जो राष्ट्र है ना और जो राष्ट्रवाद है वहाँ किसी का तो किसी के साथ संबंध नहीं है ऐसा। लेकिन ठीक है, और देखो क्या कह रहा है, लेकिन राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को सीधे तौर पर न कभी जान पाते हैं और न ही अपने साथ वंशानुगत नाता जोड़ने की जरूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्रों का वजूद है, लोग उनमें रहते हैं और उनका आदत करते हैं। मित्रों वही बात जो मैंने आपको बताई कि जिस प्रकार परिवार में रिश्तों में या फिर वंश के माध्यम से हमारा एक दूसरे के साथ संबंध होता है, वैसा हमारे राष्ट्र में यानी भारत देश में हम ऐसा संबंध किसी व्यक्ति के साथ नहीं पाते। लेकिन फिर भी जो है हम राष्ट्र का हमारे देश में यानी फिर भी जो है राष्ट्र का जो है वजूद है, अस्तित्व उसका बना हुआ है और देशभक्ति की भावना हमारे जो है अंदर होती है। और आमतौर से यह भी माना जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूह द्वारा किया जाता है जो कुल या भाषा अथवा धर्म या फिर जातीय ता जैसी कुछ एक निश्चित पहचान का सहभागी होता है। लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में है ही नहीं जो सभी राष्ट्रों में समान रूप से मौजूद हो। क्या करा मित्रों, ये कह रहा है कि राष्ट्र का निर्माण जो है ऐसे समूह के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, कि जो कुल या भाषा या धर्म या जातिता जैसी कुछ जो निश्चित पहचान होती है ना उसके माध्यम से। और कह रहा है लेकिन ऐसे निश्चित गुण जो है वास्तव में होते नहीं है उसमें। और देखो क्या कह रहा है, कई राष्ट्रों की अपनी कोई एक सामान्य भाषा नहीं है। कनाडा का उदाहरण सामने है, कनाडा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाभाषी लोग साथ रहते हैं। भारत में भी अनेक भाषाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में और भिन्न भिन्न समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। बहुत से राष्ट्रों में उनको जोड़ने वाला कोई असामान्य धर्म भी नहीं है। नस्ल या कुल जैसी अन्य विशिष्टताओं के लिए भी यही कहा जा सकता है। क्या करा मित्रों, यह करा है कि जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना तो फिर हम वहाँ पे जो है अन्य अलग अलग भाषाओं की बात नहीं करते, यानी हम जो है वहाँ पे फिर क्या बात करते हैं, हम वहाँ पे बात करते हैं कि वहाँ पे जो है सभी लोग साथ में रहेंगे चाहे किसी भी भाषा को बोलने वाले हों। ठीक है, और देखो क्या कर रहा है, तब वह क्या है जो राष्ट्र का निर्माण करता है। राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सारे एक सूत्र में बना होता है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि जो राष्ट्र होता है ना वह एक काल्पनिक समुदाय है, यानी एक राष्ट्र की और एक राष्ट्रवाद की हम जो है एक निश्चित परिभाषा नहीं दे सकते, हमें किसकी जो है कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि यह जो होता है ना राष्ट्र, ये जो विश्वास, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, कल्पनाओं के साथ जो है बना होता है, यह कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समग्र समुदाय के लिए करते हैं जिससे वे अपनी पहचान कायम रखते हैं। आइए हम राष्ट्र के बारे में लोगों की कुछ मान्यताओं को पहचानने और समझने की कोशिश करें। यानी मित्रों क्या कह रहा है, राष्ट्र के बारे में लोगों की क्या मान्यताएं हैं, ठीक है, राष्ट्र के बारे में लोग क्या समझते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आगे देखो क्या कह रहा है, अपनी भाषा में देशभक्ति के किसी गीत की खोज करो। इस गीत में राष्ट्र को किस तरह दिखाया गया है, अपनी भाषा में देशभक्ति की किसी फिल्म की खोज करो और उसे देखो इस फिल्म में देशभक्ति को किस तरह दिखाया गया है और इसकी जटिलताओं को किस तरह हल किया है। मित्रों यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप ऐसी फिल्म की खोज करो जहाँ पे आपको देशभक्ति नजर आए, ऐसे जो है सॉन्ग की आप जो है खोज करो वहाँ पे आपको देशभक्ति नजर आती हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे देखो अब क्या करें, साझा विश्वास की हम बात करने वाले हैं कि एक साझा विश्वास का क्या मतलब होता है। पहला, राष्ट्र विश्वास के जरिए बनता है। यानी क्या कर रहा है, राष्ट्र बनता है ना, कैसे बनता है वो राष्ट्र, सभी लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास है। ठीक है, जनता के प्रति विश्वास है सरकार का, और सरकार में जनता का विश्वास है। ठीक है, राष्ट्र पहाड़, नदी या भवनों की तरह नहीं होते जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनका स्पर्श महसूस कर सकते हैं। यानी मित्रों राष्ट्र की यहाँ पे तुलना की जा रही है अमूर्त संपत्ति से। ठीक है, कि जो है राष्ट्र को हम जो है स्पर्श नहीं कर सकते, ये अमूर्त संपत्ति है। वे ऐसी चीज़ें भी नहीं है जिनका लोगों के विश्वासों से स्वतंत्र अस्तित्व हो। किसी समाज के लोगों को राष्ट्र की संज्ञा देना उनके शारीरिक विशेषताओं या आचरण पर टिप्पणी करना नहीं है। यह समूह के भविष्य के लिए सामूहिक पहचान और दृष्टि का प्रमाण है। यानी मित्रों क्या करा है, राष्ट्र की यहाँ बात बताई जा रही है कि राष्ट्र जो है ना किसी समाज के लोगों को राष्ट्र की संज्ञा देना या उनके शारीरिक विशेषताओं या आचरण पर टिप्पणी करना नहीं है। यह समूह के भविष्य के लिए सामूहिक पहचान है। ठीक है, जो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का आकांक्षी है। इस मायने में राष्ट्र की तुलना किसी टीम से की जा सकती है। जब हम टीम की बात करते हैं तो हमारा मतलब लोगों के ऐसे समूह से है जो एक साथ काम करते हैं या खेलते हों। इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि वे स्वयं को एकीकृत समूह मानते हो। यानी मित्रों क्या कर रहा है कि जब हम राष्ट्र की बात करते हैं ना, राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं तो हम फिर एक टीम की बात करते हैं, और टीम में जो जितने भी लोग होते हैं ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उनकी एक अपने देश के प्रति भावना होती है। और आगे क्या कहता है, अगर वे अपने बारे में इस तरह नहीं सोचते तो एक टीम की उनकी हैसियत जाती रहेगी और वे खेलने या काम करने वाले महज अलग अलग व्यक्ति रह जाएंगे। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी कायम रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ हैं। क्या कह रहा है मित्रों, वही बात आप यहाँ पे आ रही है कि जब क्रिकेट एग्जाम्पल दिया जा रहा है
कि मान लीजिए कि हम कोई क्रिकेट की टीम है और क्रिकेट की टीम में आपको भी पता है कि अलग अलग राज्यों से उस टीम में लोग शामिल होते हैं, ठीक है। जितने 11 सदस्य उसमें होते हैं वो जरूरी नहीं है कि राज्य से हों, तो अलग अलग राज्यों से वो शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी जो उनमें एक भ्रातृत्व की भावना और एक देशभक्ति का जो है उसमें प्रगाढ़ संबंध होता है, और वो एक टीम की तरह खेलते हैं और टीम को जो है एक जीत की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्र का मतलब यही है कि जो लोग होते हैं ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। राष्ट्र की अमूर्त संपत्ति है, इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम देख नहीं सकते, हम इसको जो केवल महसूस करते हैं, कल्पना हम इसकी कर सकते हैं, ठीक है। इसी कारण जो हम राष्ट्र की और राष्ट्रवाद की यहाँ परिभाषा नहीं दे पा रहे हैं। और देखो आगे क्या कहता है, तुम अपनी टीम का उत्साह क्यों नहीं बढ़ाती हो, क्या तुम्हारे अंदर राष्ट्रवादी भावना नहीं है। यानी मित्रों ये पूछ रहा है कि जो आपकी टीम है, जो भी आपका टीम क्रिकेट खेल रही है या कोई भी और अन्य कोई खेल खेल रही है, तो उस टीम का आप उत्साह क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, क्या आपके अंदर राष्ट्रवादी भावना नहीं है। और मित्रों आपने भी कई बार देखा होगा कि अगर आपने किसी अन्य दूसरे देश का मैच देखा हो, यानी मान लीजिए हम इंडिया का मैच तो देखते ही हैं, लेकिन कई बार आपने अगर देखा होगा ना, किसी मान लीजिए इंग्लैंड का मैच चल रहा है और अगर आपने देखा होगा मैच, तो उससे में जो मान लीजिए इंग्लैंड का कोई प्लेयर है या कोई बॉलर है वो विकेट लेता है या छक्का वगैरह लगाता है, तो उसमें आप हमारे को कोई खुशी नहीं होती, ठीक है। आपने इसका महसूस भी किया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इंडिया का कोई प्लेयर है या इंडिया का कोई बॉलर है, जैसे ही वो विकेट लेता है, जैसे कोई छक्का मारता है, तो हम कैसे उत्साह से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे निकल कर आ रही है। और देखो क्या कर रहा है ये कह रही है, मैं उतनी ही राष्ट्रवादी हूँ जितना कोई और, मैं अपना वोट डालती हूँ, टैक्स देती हूँ, देश के कानूनों का सम्मान करती हूँ, अपने देश का वासी होने पर गर्व भी करती हूँ। यानी मित्रों ये कहना चाह रही है कि राष्ट्र का यानी टीम का उत्साह बढ़ाने से ही राष्ट्रवाद नहीं होगा, राष्ट्रवाद के और भी तरीके हैं, चाहे वोटिंग का अधिकार हो या मेरा मैं टैक्स जो देती हूँ, मैं देश के कानूनों का सम्मान करती हूँ, और मैं अपना देश का यानी मैं भारत देश का होने पर या होने पर मैं जो है उसका गर्व करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे राष्ट्रवाद की परिभाषा दी जा रही है और राष्ट्रवाद को यहाँ पे जो अमूर्त संपत्ति बताया जा रहा है। तो देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इतिहास की यहाँ बात की जाती है कि कह रहा है दूसरा, जो लोग अपने को एक राष्ट्र मानते हैं उनके भीतर अपने बारे में बहुधा स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है, ठीक है। यानी जो लोग अपने आप को राष्ट्र मान रहे हैं ना, उनके भीतर जो ऐतिहासिक पहचान भी है, यानी राष्ट्र खुद को इस रूप में देखते हैं कि वे जैसे वे बीते अतीत के साथ साथ आगत भविष्य को समेटे हुए हैं। वे देश की स्थायी पहचान का खाका प्रस्तुत करने के लिए साझी स्मृतियों, किंवदंतियों और ऐतिहासिक अभिलेखों की रचना के जरिए अपने लिए इतिहास बोध निर्मित करते हैं। क्या करा मित्रों, इतिहास को जोड़ा जा रहा है यहाँ पे राष्ट्रवाद से, कि जो इतिहास होता है ना, उस इतिहास का जो है बहुत यहाँ पे भूमिका बताई जा रही है राष्ट्रवाद के निर्माण में, कि जो लोग होते हैं वो जोड़ रहे हैं अपने आप को अतीत से, ठीक है, और अपनी जो पहचान है, ठीक है, अपनी पहचान को जो यादों के माध्यम से, ठीक है, ऐतिहासिक अभिलेखों के माध्यम से, तो इतिहासों के माध्यम से जो अपनी जो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसको बता रहे हैं। इसी प्रकार भारत के राष्ट्रवादियों ने यह दावा करने के लिए कि एक सभ्यता के बतौर भारत का लंबा और अटूट इतिहास रहा है और यह सभ्यता मूलक निरंतरता और एकता भारतीय राष्ट्र की बुनियाद है। क्या करा मित्रों, ये कह रहा है कि जो भारत है ना, उस भारत का एक लंबा और अटूट जो इतिहास रहा है, भारत की सभ्यता और संस्कृति लाखों वर्षों से चली आ रही है, ठीक है। देश की प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत और अन्य उपलब्धियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया। उदाहरण स्वरूप नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, हालांकि बाहरी रूप में लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी, लेकिन हर जगह एकात्मकता की वह जबरदस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक साथ जोड़े रखा, चाहे हमें जो भी राजनीतिक भविष्य या दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो। यानी मित्रों फिर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक के माध्यम से, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि बेशक हमारे देश में कितने ही धर्म के लोग हों, कितने ही समुदाय के लोग हों, ठीक है, लेकिन जब भी भारत में जो है किसी प्रकार की विपदा आई, ठीक है, चाहे राजनीतिक भविष्य का निर्माण करना हो या देश को आज़ादी दिलानी हो, तो जो है सभी लोगों ने और सभी समुदाय के लोगों ने जो है एक साथ मिलकर के काम किया, ठीक है। और हमारे देश में जो हम बात करते हैं कि विविधता में एकता है, ठीक है, कितने संप्रदाय लोग हैं हमारे देश में, कितनी जो है परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, उसके बावजूद हमारा देश एक है। तो ये सब एक जो हमारा देश है ना, वो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उस कारण ही है। अब देखो भूक्षेत्र की यहाँ बात कर रहे हैं कि भूक्षेत्र का यहाँ कितना योगदान रहेगा राष्ट्रवाद के निर्माण में। कह रहा है तीसरा, बहुत सारे राष्ट्रों की पहचान एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। किसी खास भू क्षेत्र पर लंबे समय तक साथ साथ रहना और उससे जुड़ी साझे अतीत की यादें लोगों को एक सामूहिक पहचान का बोध देती है। मित्रों यहाँ पे जो है फिर भू क्षेत्र की एरिया की यहाँ बात कर रहे हैं कि किसी खास क्षेत्र में जब लोग रहते हैं ना, तो चाहे वे किसी भी संस्कृति के लोग हों, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों, तो उनमें जो है कि अपनत्व की भावना आ जाती है और एक वहाँ पे जो है साझे मिलजुल करके वो लोग रहते हैं और एक अपनी सामूहिक पहचान बनाते हैं। ये उन्हें एक होने का एहसास भी देती है। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो लोग स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं, एक ग्रह भूमि की बात करते हैं, ये लोग किसी भूक्षेत्र पर अपना अधिकार जमाते हैं, जिस जगह रहते हैं उस पर अपना दावा पेश करते हैं,
और उसे बहुत महत्व देते हैं। यानी मित्रों, जब लोग जहाँ किसी स्थान पर जाकर रहने लग जाते हैं, चाहे किसी भी देश में रह रहे हों, तो उस देश के प्रति उनमें फिर निष्ठा जगने लगती है। ठीक है, वो जहाँ भी रहते हैं उस पर जो अपना अधिकार जमाने लगते हैं और उस राष्ट्र को जो बहुत महत्व भी देते हैं। और राष्ट्र अपनी अपनी गृह भूमि का विभिन्न तरीकों से बखान करते हैं। जैसे कोई इसे मातृभूमि या पितृभूमि कहता है, तो कोई पवित्र भूमि। यानी जब फिर लोग रहने लग जाते हैं अपने किसी देश में, तो वो जो है उसको मातृभूमि कहते हैं, कोई कर्म भूमि कहता है, कोई पितृभूमि कहता है, कोई पवित्र भूमि कह रहा है। ठीक है, तो ये सब जो बातें हैं ना कि कोई अपनी भूमि को क्या क्या कह रहा है, तो एक जो है राष्ट्रवाद ही है, ये देशभक्ति ही अपने देश के प्रति निष्ठा है। और उदाहरण के लिए यहूदी लोगों ने अपने इतिहास में ज़्यादातर समय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिखरे फैले रहने के बावजूद हमेशा दावा किया कि उनका मूल ग्रह स्थल फिलिस्तीन है, उनका स्वर्ग है। यानी मित्रों, कितना यहूदियों पर अत्याचार हुआ। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में वो मारे भटकते फिरते रहे। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है वो फिलिस्तीन है, यानी फिलिस्तीन के प्रति उनकी जो निष्ठा है, देशभक्ति है। और भारतीय राष्ट्र की पहचान भारतीय उपमहाद्वीपीय नदियों, पर्वतों और अंचलों से है। चूंकि एक ही भू क्षेत्र पर एक से अधिक समूह का दबाव हो सकता है, लिहाजा ग्रह भूमि की आकांक्षा दुनिया भर में संघर्ष का एक बड़ा कारण रही है। क्या कह रहा है मित्रों, फिर ये कह रहा है राष्ट्रवाद का यहाँ पे फिर जो है कौन से बताए जा रहे हैं, यहाँ पे जो नुकसान क्या बताया जा रहा है कि जब अन्य समुदाय के लोग और किसी भी समुदाय के लोग जो है किसी देश में रहने लग जाते हैं, तो फिर वहाँ पे जो है ग्रह भूमि होती है ना, तो उस ग्रह भूमि पर जब है फिर संघर्ष जो है छिड़ने लग जाते हैं। आगे क्या कहता है, साझी राजनीतिक आदर्श की बात की जाएगी। कह रहे हैं चौथा, हालांकि अपना भू क्षेत्र और साझी ऐतिहासिक पहचान लोगों में एक होने का बोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में साझा नजरिया और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत भी मूल बात है जो राष्ट्र को बाकी समूहों से अलग करती है। क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है कि अपना जो भू क्षेत्र है, ठीक है, अपना जो भू क्षेत्र और जो साझी ऐतिहासिक पहचान है वो लोगों में क्या कर रही है, लोगों में जो एकता की भावना पैदा कर रही है। ठीक है, लेकिन फिर यह कह रहा है कि जो राष्ट्र को बाकी समूह से अलग भी करती है। और राष्ट्र के सदस्यों की इस बारे में एक साझा दृष्टि होती है कि वे किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं। बाकी बातों के अलावा वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। यानी जब वे लोग फिर लोकतंत्र को, धर्मनिरपेक्षता को, उदारवादी सिद्धांतों को स्वीकार करने लगते हैं, असल में ये वही शर्तें हैं जिसके आधार पर वे साथ साथ आना और रहना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में ये विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को बताते हैं। यानी मित्रों, ये जो विचार होते हैं ना, कौन से, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, उदारवादी सिद्धांत को स्वीकार करना, ये सभी जो है उनकी राजनीतिक पहचान को बता रहे हैं कि हाँ, हमारी पहचान है, हम इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम इस देश में हमारी निष्ठा है। तो आगे देखिए क्या कहता है, लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के लिए साझी प्रतिबद्धता ही किसी राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक समुदाय के सदस्य कुछ दायित्व से बने होते हैं। ये दायित्व सभी लोगों के नागरिक के रूप में अधिकार को पहचान लेने से पैदा होते हैं। यानी मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक मूल्य और आदर्श होते हैं। ठीक है, तो वो जो है राजनीतिक मूल्य, जो आदर्श होते हैं, वो राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होते हैं। ठीक है, ये दायित्व सभी लोगों के नागरिकों के रूप में अधिकारों को पहचान लेने से पैदा होते हैं। अगर राष्ट्र के नागरिक अपने सह नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को जान और मान लेते हैं तो इससे राष्ट्र मजबूत होता है। यानी मित्रों, राष्ट्र के जितने भी नागरिक हैं ना, और जो भी राष्ट्र में जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, तो वो जो नागरिक है ना देश में, तो वे सभी एक दूसरे के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और अगर वे उसको जान लेते हैं तो फिर राष्ट्र से मजबूत होता है। ठीक है, हम यहाँ तक कह सकते हैं कि आपसी जिम्मेदारियों के इस परिप्रेक्ष्य को मान लेना राष्ट्र के प्रति वफादारी की सबसे कड़ी परीक्षा है। यानी मित्रों क्या कह रहा है, आपसी जिम्मेदारियों के परिप्रेक्ष्य को मान लेना राष्ट्र के प्रति वफादारी की बहुत बड़ी परीक्षा है कि आपने जो अपनी जिम्मेदारियों को माना और आपने जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, निर्धारण किया। ठीक है, तो देखो आगे क्या कहता है, साझी राजनीतिक पहचान की हम बात कर रहे हैं कि बहुत से लोगों का मानना है कि हम जैसा राज्य या समाज बनाना चाहते हैं उसके बारे में साझी राजनीतिक की दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम जैसा राज्य या समाज बनाना चाहेंगे ना, वैसा समाज बनाने के लिए हमें जो है एक सभी व्यक्तियों को जो एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके स्थान पर वह एक समान भाषा या जातीय वंश परंपरा जैसी साझी सांस्कृतिक पहचान चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक ही भाषा बोलना आपसी संवाद को काफ़ी आसान बना देता है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम एक जैसी भाषा जब बोलते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा संवाद है, वो आसान हो जाता है। समान धर्म होने पर बहुत सारे विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज साझे हो जाते हैं। एक जैसे त्यौहार मानना, एक जैसे मौके पर छुट्टी चाहना और एक जैसे प्रतीकों को धारण करना लोगों को करीब ला सकता है, लेकिन साथ ही ये अनुमूल्यों के लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकता है जिन्हें हम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानते हैं। बिल्कुल मित्रों, सही बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिर उसका नुकसान बताया जा रहा है कि इसका
कि जो राष्ट्रवाद की जो भावना भावना पनपती है ना, तो फिर लोग क्या करते हैं कि वो जो है अपना ही धर्म है या अपना ही कोई संप्रदाय है, अपना ही कोई त्यौहार है, तो उसी त्यौहार पर जो है अपनी मनमानी करने के लिए जो है छुट्टियाँ जाते हैं, ठीक है, अपनी प्रतीकों को धारण करते हैं और अन्य धर्म के जो प्रतीक हैं उनका जो फिर वो आदर नहीं करते, ठीक है। तो वहाँ फिर जो है सांप्रदायिकता की जो वहाँ पे फिर भावना उभर करके आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नुकसान भी बताया जा रहा है और राष्ट्रवाद का यहाँ पे जो है लाभ भी बताया जा रहा है। तो आगे देखो क्या कर रहा है, आगे कहता है इसके दो कारण हैं। एक तो ये दुनिया की सभी बड़े धर्म अंदरूनी तौर से विविधता से भरे हुए हैं, वे अपने समुदाय के अंदर चलने वाले संवाद के कारण ही बने और बड़े हैं। परिणाम स्वरूप धर्म के अंदर बहुत से पंथ बन जाते हैं और धार्मिक ग्रंथों और नियमों की उनकी काफ़ी व्याख्याएं अलग अलग होती है। अगर हम इन विभिन्नताओं की अवहेलना करें और एक समान धर्म के आधार पर एक पहचान स्थापित कर दें तो आशंका है कि हम बहुत ही वर्चस्ववादी और दमनकारी समाज का निर्माण कर दें। क्या करा मित्रों, वही बात आ रही है नुकसान की, क्या कि जब धर्म होते हैं ना तो वो धर्म क्या करते हैं, एक धर्म के अंदर बहुत से बड़े बड़े संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय बन जाते हैं और फिर वहाँ पर सांप्रदायिकता की बात उभर करके आ रही है, ठीक है, कि एक संप्रदाय अपने ही संप्रदाय को अच्छा मान रहा है, ठीक है, अपने धर्म को अच्छा मान रहा है, दूसरे धर्म का आदर नहीं कर रहा। तो उससे क्या होता है कि जो समाज और जो देश बनता है ना, वो देश जो है दमनकारी देश बन जाता है, क्योंकि वहाँ एक दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहे हैं लोग, ठीक है, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे, ठीक है। और देखो आगे क्या कहता है, दूसरा कारण यह है कि अधिकतर समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हैं। एक ही भूक्षेत्र में विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग साथ साथ रहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जैसे हमारे देश में भी बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, भाषाओं बोलने वाले एक साथ लोग रहते हैं। किसी राज्य की सदस्यता की शर्त के रूप में किसी खास धार्मिक या भाषाई पहचान को आरोपित कर देने से कुछ समूह निश्चित रूप से शामिल होने से रह जाएंगे। क्या करा है, ये करा है कि किसी राज्य की सदस्यता की अगर अपन चर्चा करें तो उस राज्य में किसी खास धर्म के व्यक्ति या किसी खास भाषा बोलने वाले व्यक्ति ही रहेंगे, तो फिर जो है अन्य जो व्यक्ति होंगे ना वो उसमें शामिल नहीं रह जाएंगे। जो हम बात करते हैं कि हाँ राजस्थान में राजस्थानी लोग रहेंगे, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तो फिर मित्रों अन्य जो समुदाय है, ठीक है, तो वे फिर कहाँ जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे, ठीक है। तो आगे देखो क्या कहता है, ये कहता है कि इससे शामिल नहीं किए गए समूह की धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होगी या राष्ट्रीय भाषा नहीं बोलने वाले समूह की हानि होगी। वही बात मैं जो आपको बताया, ठीक है, कि एक राज्य में एक राज्य का व्यक्ति रहेगा तो फिर अन्य राज्य के जो व्यक्ति वो कहाँ जाएंगे। दोनों स्थितियों में समान बर्ताव और सबके लिए स्वतंत्रता के इस आदर्श में भारी कटौती होगी जिसे हम लोकतंत्र में अमूल्य मानते हैं। यानी वही बात फिर निकल कर आ रही है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो हम समान बर्ताव के सिद्धांत की बात करते हैं कि हाँ सभी को हम समान अधिकार दे रहे हैं और सभी के साथ हम समान व्यवहार करेंगे, तो वो जो अधिकार है ना उसमें कटौती होती है। और इन्हीं कारणों से ये बेहतर होगा कि राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में की जाए, न कि सांस्कृतिक शब्दों में। यानी मित्रों राष्ट्र की कल्पना करने की बात कर रहे हैं कि आप राष्ट्र को ऐसा समझना, कैसा कि राष्ट्र जो है वो राजनीतिक शब्दावली है, एक राजनीति के रूप में आप उसको समझना, आप एक संस्कृति के रूप में मत समझना कि हाँ राष्ट्र जो है वहाँ पे अलग अलग संपत्ति के अलग अलग संस्कृति के लोग तो रह रहे हैं, लेकिन उनमें जो है किसी प्रकार का जो है भ्रातृत्व की भावना नहीं है, निष्ठा नहीं है। और इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में किसी खास धर्म, नस्ल या भाषा से संबंध ताकि जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की जरूरत होती है। इस मूल्य समूह को देश के संविधान में भी दर्ज किया जा सकता है। क्या करें मित्रों, वही बात करें कि आप जो है लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं ना, या हम राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं तो उसमें जो है हम सभी धर्म, नस्ल, भाषा, सभी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, ठीक है, तो इन सभी को हम एक साथ जो है शामिल करते हैं। और आगे देखो क्या कहता है, ऊपर कुछ स्थितियों की पहचान की गई है जिनके जरिए राष्ट्र अपनी सामूहिक पहचान को व्यक्त करते हैं। हमने यह भी देखा कि क्यों लोकतांत्रिक राज्य इस पहचान को साझे राजनीतिक आदर्शों के आधार पर करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह गया कि आखिर लोग खुद को राष्ट्र के रूप में क्यों निरूपित करते हैं। विभिन्न राष्ट्रों की कुछ आकांक्षाएं हैं, क्या हैं। आगे के 2 खंडों में हम इस प्रश्नों पर विचार करने की कोशिश करेंगे। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जो लोग हैं ना वो आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हाँ हम इस राष्ट्र के निवासी हैं, हम इस राष्ट्र के प्रति जो है निष्ठा रखते हैं, हमारी कुछ आकांक्षाएं हैं। तो इन सभी के बारे में जो है आगे प्रश्नों की जो है यानी आगे के प्रश्नों में, आगे के खंडों में जो है इनका उत्तर देने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। आज हम यहीं लेक्चर को स्टॉप रखते हैं, ठीक है, और आगे के लेक्चर में हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। राष्ट्रीय आत्म निर्णय से हम इसको जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मित्रों जो मैंने आपको बताया कि मेरे लक्ष्मण की इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था कंप्लीट चल रही है यूट्यूब पर, और आसान से सरल शब्दों में मैंने आपको वहाँ समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है, ठीक है। तो आप जो है एक बार मेरे लेक्चर्स को जरूर सुनिएगा, आप इस बात पर विश्वास करोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।